नमस्कार दोस्तों, काइनेटिक काउंसलिंग सेंटर में आपको स्वागत करते हैं। मैं सर्वेश सिंह एक बार फिर हाजिर। ये जो हमारा है, अब इस बार चर्चा का विषय है संविधान का सफर। इसमें ये बताया गया है पूरा टोटली। तो इसमें पूरी चर्चा की गई, विस्तृत चर्चा की गई है। ये जो कंटेंट मैंने उठाया है, ये जो आप उठाया है, ये संसद टीवी से लिया गया है। उसमें विस्तृत बताया गया, उसको मैंने कट कर दिया है। कुछ जो चीज़ें हैं, मेन चीज़ मैंने अपलोड किया है इसमें, तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्या क्या संविधान में हुए हैं। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। क्या आपको पता है कि हमारा मूल संविधान हस्तलिखित है, यानी हाथ से लिखा गया है। ये किसी भी देश का सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान है। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इटैलिक शैली में लिखा था। 1901 को दिल्ली में पैदा हुए रायजादा को पूरे संविधान को लिखने में लंबा समय लगा था, जिसे इन्होंने बगैर किसी गलती के पूरा किया था। रायजादा को जब संविधान लिखने के लिए चुना गया, तो उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से साफ कहा था कि वो संविधान लिखने के लिए एक भी पैसा फीस के तौर पर नहीं लेंगे। पर उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मैं संविधान के हर पेज पर अपना नाम लिखूंगा। फिलहाल रायजादा की ये इच्छा मान ली गई और इस काम में उन्होंने 250 से ज्यादा पेन होल्डरों की निब का इस्तेमाल किया था। दुनिया के अधिकांश संविधान लिखे गए हैं। पहला आधुनिक लिखित संविधान अमेरिका का था। दूसरी ओर ब्रिटिश संविधान अलिखित हैं। इसमें रीति रिवाज शामिल हैं। इसकी बढ़ोतरी में रीति रिवाज और रवायतें शामिल हैं। भारत में हमारे पास एक लिखित संविधान है। हमारे संविधान के निर्माताओं ने हर मुद्दे पर अपनी राय स्पष्ट लिखी है। आइए अब जानते हैं अपने संविधान की कुछ खासियतों को। हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। मूल रूप से इसमें 395 लेख और 8 अनुसूचियां थीं। 1950 के बाद कुछ आर्टिकल हटा दिए गए हैं, लेकिन संशोधनों के माध्यम से कई नए आर्टिकल जोड़े भी गए हैं। हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी। संविधान का कठोर या लचीला होना संशोधन की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि संवैधानिक कानूनों और सामान्य कानूनों में अलग अलग तरीकों से संशोधन किया जाता है, तो ये एक कठोर संविधान है। इसके विपरीत एक लचीले संविधान में संवैधानिक कानूनों और सामान्य कानूनों में उसी तरह संशोधन किया जाता है। The amendments, that is why it provides the necessary vents, when some part of the population feels aggrieved about something or issues like the संसद के मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख होता है। हालांकि भारत का संविधान विस्तृत है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर मौन भी है। ऐसे मौकों पर स्थापित संसदीय रवायतों या परिपाटी पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत एक महासंघ है। इसके तत्व भारतीय संविधान में मौजूद हैं। इसमें लिखित संविधान है, दोहरी राजनीतिक प्रणाली है, केंद्र और राज्यों की शक्तियों के बीच संवैधानिक विभाजन है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। ये सभी प्रावधान भारत को एक महासंघ बनाते हैं। मौलिक अधिकारों की गारंटी हमारे संविधान द्वारा नागरिकों को दी गई है। इन्हें संविधान के पार्ट 3 में शामिल किया गया है। ये अधिकार व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बुनियाद प्रदान करते हैं। इन अधिकारों को आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता। संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। इनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार,
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये सिद्धांत संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। इन्हें लागू करना सरकार का कर्तव्य है। हमारे संविधान में मूल रूप से 20 सिद्धांत थे। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 3 और जोड़े गए। आज कुल मिलाकर 23 सिद्धांत हैं। When our constitution makers got down, is that है शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, इसके मध्य में उच्च न्यायालय और फिर निचली अदालतें हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करता है, यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। मतदान की आयु अब 18 बरस हो गई है, पहले ये 21 बरस थी। ये खासियत भारतीय लोकतंत्र के सबसे क्रांतिकारी पहलुओं में से एक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। 42वें संशोधन अधिनियम ने प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान में शामिल किया, लेकिन भारत स्वतंत्रता के बाद से ही धर्मनिरपेक्ष रहा है। भारत में कोई राज्य धर्म नहीं है। हमारा संविधान न किसी भी धर्म का संरक्षण करता है और न ही किसी धर्म के साथ भेदभाव। भारत में केवल एक ही नागरिकता है। एक भारतीय केवल भारत का नागरिक है। एकल नागरिकता का मतलब राष्ट्रीय एकता और अखंडता है। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के भाग 4 में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, जिनमें संविधान का पालन करना, आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा को समाप्त करना। हमारा संविधान एक कल्याणकारी राज्य बनाने का लक्ष्य रखता है। ये उन महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्थितियों में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करता है जो लंबे समय से उपेक्षित रहे हैं। हमारे संविधान में लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर दिया गया है और इन मूल्यों को साकार करने के लिए कई लोकतांत्रिक संस्थानों की स्थापना भी की गई है। केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासी निकाय लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन करते हैं और ग्राम पंचायतों से संसद तक के सभी चुनाव लोकतांत्रिक तरीकों से होते हैं। हमारे संविधान की एक बड़ी ताकत इसका डायनेमिक होना है, यानी वक्त के साथ बदलाव करते हुए ये प्रासंगिक बना रहता है। इसकी व्यवस्था आर्टिकल 368 के तहत की गई है। और हाँ, हमारा संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें दुनिया के तमाम संविधानों की खासियतें और खूबियां देखने को मिलती हैं, परिलक्षित होती हैं। हमारी संविधान सभा के सदस्यों का यह अच्छा फैसला था जो वक्त की कसौटी पर खरा उतरा। तो चलिए देखते हैं हमने दुनिया के किस संविधान से क्या लिया था। और आइए अब देखते हैं कि भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत क्या रहे हैं। पहला, भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इससे हमने संघीय योजना, आपातकालीन प्रावधान, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल की संस्था और न्यायपालिका की अवधारणा ली। ब्रिटिश संविधान से हमने सरकार का संसदीय स्वरूप, विधायी अध्यक्ष की संस्था और उनकी भूमिका, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून का सर्वोच्च होना, एकल नागरिकता का सिद्धांत। आयरिश संविधान से राजनीति के निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, राज्यसभा सदस्यों की नामांकन प्रक्रिया। फ्रांसीसी संविधान से प्रियम्बल में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। अमेरिकी संविधान से सरकार की संघीय संरचना, कानून के तहत समान सुरक्षा, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, इलेक्टोरल कॉलेज, स्वतंत्र न्यायपालिका, सरकार की 3 संस्थाओं में शक्तियों का बंटवारा, प्रियम्बल और सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर के रूप में राष्ट्रपति। पूर्व सोवियत संघ के संविधान से आर्टिकल 51A के तहत मौलिक कर्तव्य और विकास की निगरानी के लिए योजना आयोग की स्थापना।
कनाडा के संविधान से एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा, रेसिड्यूअल पावर्स का केंद्र सरकार के पास होना। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन शक्तियां केंद्र के पास होना और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों का चुनाव। ऑस्ट्रेलियाई संविधान से देश के भीतर और राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। संधियों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति विधायिका के पास और समवर्ती सूची। और अंत में जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली। आजादी की जंग के दौरान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जन अधिकारों या नागरिक अधिकार पन्नों पर भारतीय इतिहास से जुड़े तमाम अनुभव, लक्ष्य और आदर्श रेखांकित हैं। इस कालजयी दस्तावेज पर महात्मा गांधी को छोड़कर उन कई नेताओं के दस्तखत भी देखने को मिलेंगे जो इसे लागू देखने के लिए जीवित नहीं रहे। संविधान को सबसे पहले देहरादून में प्रकाशित किया गया था। इसका फोटोलिथोग्राफ सर्वेक्षण विभाग ने किया था। संविधान की पहली लिखावट हिंदी और अंग्रेजी में थी। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। इसमें एक प्रियम्बल है जिसमें 22 भाग, 448 लेख, 12 अनुसूचियां, 5 परिशिष्ट और 115 संशोधन हैं। संविधान बनाने वाली सभा के हर सदस्य ने 2 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे, एक हिंदी में और दूसरा अंग्रेजी में। ये सदस्य 308 थे और सिग्नेचर 606। वैसा ऐसा क्यों और कब लगा कि भारत को संविधान की जरूरत है? वैसे तो आप भी मानते ही हैं कि किसी भी व्यवस्था को चलाने और चाक चौबंद रखने के लिए कुछ नियम कायदे जरूरी होते हैं, अनुशासन जरूरी होता है। तो गुणीजनों ने क्या सोचा होगा और बात कहां से शुरू हुई थी? From this, the 26th day of January 1950, India, that is Bharat, shall be a sovereign, democratic republic, and the Union and its component parts, the states, shall exercise all powers and functions of government and administration in accordance with the provisions of the said Constitution. 19वीं शताब्दी के अंत में गुलामी का दंश सह रहे भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार का हिस्सा बनने की मांग की थी, जिससे अत्याचार और उत्पीड़न का अंत किया जा सके। इसके लिए उचित माहौल बन सके, इसलिए पहले विश्व युद्ध में भारत ने ब्रिटेन का समर्थन किया था। बदले में ब्रिटिश संसद भारत सरकार अधिनियम 1919 लाई थी, जिसे उसी बरस 23 दिसंबर को शाही मंजूरी मिली थी। इस अधिनियम का असर ये रहा कि देश के कुछ बड़े प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली लागू हुई। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और स्थानीय सरकार जैसे विषयों को भारतीय मंत्रियों के एक समूह को सौंप दिया गया था, जो प्रांतीय परिषद यानी प्रोविंशियल काउंसिल को रिपोर्ट किया करते थे। हालांकि सैन्य, रक्षा, विदेशी मामले और संचार वायसरॉय के सीधे नियंत्रण में ही रहे। ब्रिटिश हुकूमत ने यह भी वायदा किया था कि इस अधिनियम की समीक्षा एक विशेष आयोग द्वारा 10 वर्षों बाद की जाएगी। इसी वायदे ने आने वाले वक्त में साइमन कमीशन की जमीन तैयार की, जो 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन ने संवैधानिक सुधारों को देखा और भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा की। साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 में 2 संस्करणों में प्रकाशित हुई, पर संवैधानिक गतिरोध के चलते इसे अंतिम नहीं कहा गया। इस गतिरोध को खत्म करने के लिए 1930, 31 और 32 में 3 गोलमेज सत्र आयोजित किए गए, यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इनमें कई भारतीय समुदायों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था।
ब्रिटिश हुकूमत ने इन सत्रों के आउटपुट के आधार पर व्हाइट पेपर्स यानी श्वेत पत्र जारी किए। इन व्हाइट पेपर्स पर काम करने के लिए एक समिति बनी, जिसमें ब्रिटिश भारत के 20 प्रतिनिधि और 7 भारतीयों ने अप्रैल 1933 से दिसंबर 1934 तक काम किया और उस बरस के अंत तक ब्रिटिश संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपी। फरवरी 1935 में एक विधेयक पारित किया गया, जिसे 24 जुलाई 1935 को शाही मंजूरी मिली। ये आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल 1935 को लागू हुआ। हम इसे भारत सरकार अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नाम से जानते हैं। तो उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया और उनके संरक्षण की खास व्यवस्था की गई। उन्हें मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स का नाम दिया गया। मौलिक अधिकारों को बचाने की शक्तियां और जिम्मेदारी न्यायपालिका को सौंपी गई। इसके तहत कार्यपालिका के साथ साथ उन विधायी कार्यों को न्यायपालिका द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है अगर ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं या अनुचित तरीके से प्रतिबंधित करते हैं। ये मौलिक अधिकार संविधान के पार्ट 3 और आर्टिकल 12 से 35 तक में मौजूद हैं। इन अधिकारों में आर्टिकल 14 से 18 में समानता का अधिकार, आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के खिलाफ अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, आर्टिकल 32 से 35 में संवैधानिक उपचार का अधिकार। और चलते चलते देखते हैं कि कैसे मूल हस्तलिखित संविधान को सुरक्षित रखा जा रहा है।